ये कक्षा 10 के विज्ञान का एक मॉडल पेपर है। ये संजीव जो डेस्क पर आती है उसका पेपर आपके सामने। कक्षा 10 के विज्ञान का 80 नंबर का आपके पेपर होगा और आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। आपके इस प्रकार से ये जो संजीव की डेस्क वर्क है इसके सभी पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी विषय के मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PDF आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। तो ये आपका संजीव का पेपर है, डेस्क वर्क का है और ये संजीव डेस्क वर्क आ चुकी है मार्केट में, आप ला सकते हो उसको भी। तो सबसे पहला पेपर तो मैंने अपलोड कर दिया था जो बोर्ड की ओर से जारी किया था और वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये आज दूसरा मॉडल पेपर है। ऐसे हम टोटल 10 मॉडल पेपर आपको बताएंगे और अगर आप 10 मॉडल पेपर को कर लेते हैं इसके बाद में आपको एक्सीलेंट के मॉडल पेपर भी सोल्व कराऊंगा। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ऐसा खंड अ में आएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपको 12 प्रश्न मिलेंगे, एक एक नंबर के 12 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जल का जो विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। जल का जो विद्युत अपघटन करते हैं इससे कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है और ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके स वाला ऑप्शन। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस प्राप्त होती हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। तो जब भी हम कठोर जल को मृदु जल बनाएंगे तो उसके लिए हमें जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 इसकी आवश्यकता होगी। तो सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो अति शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सोना जो अति शुद्ध होता है वो 24 कैरेट का होता है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो आपको उत्तर कर देना है कैरेट। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाओं से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाएं क्या कहलाती हैं। तो उनको कहा जाता है डेंड्राइट या हिंदी में उसको द्रुमाश्म कहते हैं। द्रुमाश्म या फिर डेंड्राइट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी कोशिकाएं शाखा होती है उनको कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। देखो बड़े क्वेश्चन तो आप कर लेंगे लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करना जरूरी है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आप जो इसी प्रकार के मॉडल पेपर मैं अपलोड करूंगा, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो सके। साइंस में और मैथ्स में भी दोनों के वीडियो में अपलोड करूंगा और बाकी सब्जेक्ट की भी कोशिश करूंगा। आपके SST के, हिंदी के, संस्कृत के, इन सभी के भी मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है। तो प्रकाश का जो वेग सर्वाधिक होता है वो आपके निर्वात में होता है। कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि जो पुष्प के स्त्री कैंसर का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो पुष्प का जो स्त्री कैंसर होता है उसका मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वर्तिका कहते हैं। और जो शीर्ष होता है उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो जब प्रकाश अलग अलग 7 रंगों में बढ़ जाता है उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं और ये स्पेक्ट्रम बनता है इसको। तो 7 इसमें आंसर हो जाएगा, 7 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा आपको याद होना चाहिए, ये मैं आपको बार बार कहूंगा, आप याद कर लेना इसको। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है इसको अमीटर कहते हैं। ये विद्युत धारा मापने का काम करता है, इसको श्रेणी क्रम में कहते हैं, जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये धारा को नियंत्रित करने वाला काम करता है धारा नियंत्रक। अगला प्रश्न आपके 10वां है कि जो सौर स्थिरांक इसका मान लगभग कितना होता है। तो सौर स्थिरांक का जो मान होता है वो 1.4 किलोवाट आवर प्रति m होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन 1.4, C वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न आपकी 11वां है कि वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करते हैं। तो जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके द वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके 12वां है तावा बांध कब बना था। तो तावा बांध आपके 1970 में बना था। इसका आंसर हो जाएगा आपके तावा बांध 1970 में। आपको भी अपनी परीक्षा में इसी प्रकार से एक उत्तर तालिका बना लेनी है। 1 से लगा के 12 तक के नंबर लिखना, फिर जैसे इससे 12वीं में अ सही तो इसमें आपको केवल अ बनना है, या फिर आप सीधे 1 से लगा के 12 तक गिनते लिख के पहले में कौन सा उत्तर सही वो उसके साथ में लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, 12 प्रश्न। अब हम देखते हैं आपके दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आएंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न आएंगे ये। तो पहला है आपके कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है। तो चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है।
धातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो धातुओं की जो ऑक्साइड उसकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। याद कर लेना है, धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न आपकी ये है कि जो रक्तदाब मापी होता है, रक्तदाब मापी, अच्छा ये पूछा गया है कि रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो रक्तदाब मापी या फिर स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा अपना रक्तदाब मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें स्पाइग्नोमेनोमीटर। हार्मोन की क्रिया को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, पुनर्भरण की जो विधि होती है उसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, याद कर लेना आपको। विद्युत फ्यूज का जो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी उसमें ऊष्मा प्रवाहित होने पर वो गर्म हो जाता है। ज्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगी, जैसे ज्यादा करंट प्रवाहित होगा तो वो गर्म होकर पिघल जाता है, तो ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आपके ये 6 क्वेश्चन हो गए रिक्त स्थान वाले। अब आपके तीसरे प्रश्न में वापस 12 प्रश्न आएंगे एक एक लाइन के, तो 12 नंबर ये हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको पास होना बहुत ही आसान है, अगर आप निरंतर यहाँ पे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो ये 30 प्रश्न तो आप 30 में से 30 सही करेंगे। इसके अलावा बाकी जो प्रश्न होंगे वो भी आप पूरे में से पूरे सही करके आएंगे। 10 पेपर तो आपके ये इसके हो जाएंगे संजीव के, और 10 में आपको इसके एक्सीलेंट के करवाने वाले 20 मॉडल पेपर में आपको सोल्व करवाऊंगा हर विषय के। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार तैयार हो जाएगा। संगमरमर का आपको रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तब काम में लेता है, ये पेट की अम्लता को दूर करने में। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान 10 के लगभग होता है, 10 होता है इसका पीएच मान। इसको मैग्नीशिया का दूध या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो इसका पीएच मान 10 होता है, इसकी मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और हमारे पेट में अम्लता अधिक हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए इसको उदासीन किया जाता है इसके द्वारा। जैसे हम इनो काम में लेते हैं वैसे इसको काम में लिया जाता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो सोल्डर में एक तो शीशा होता है और एक टीन होता है। एक मिश्र धातु के रूप में आपको पीतल याद कर लेनी है, ठीक है। पीतल में एक तो आपको जिंक याद कर लेना है, जिंक और तांबा। पीतल में आपको पिताजी याद कर लेना है, पिताजी में पी पीतल हो जाएगा, ता तांबा और जी से जिंक हो जाएगा, ठीक है। पीतल मिश्र धातु में तांबा और जिंक होता है, याद कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से होगा, बीच में शिव आ जाएगा, फिर इसके 4 बिंदु यहाँ पे आएंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, फिर ओ के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार इधर भी ओ के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये इधर से 2, इधर से 2, इधर से भी 2, ये और टोटल ये हमारा इस प्रकार से 8 की जो कक्षा की उसको पूरा कर लेगा। इस प्रकार की आकृति बनानी है। डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की, तो वो प्लेटिनम की थी। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम की पहचान, आपने तत्व की पहचान जो है वो उत्प्रेरक के रूप में की थी। ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या तो ये वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर उसके वेग को कम कर देते हैं, लेकिन खुद कभी भी परिवर्तित नहीं होते। याद कर लेना इसको, तो ये प्लेटिनम हो जाएगा। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन याद कर लेना है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो मुख्य पादप हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन होता है, आपको उसको विशेष तौर पे याद कर लेना है। इसके अलावा आपके इसमें एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है, तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आप इसको इस प्रकार से याद कर लेना। और इसके वायरस की बात करें तो वायरस जो होता है वो HIV होता है। क्या होता है, HIV, ये वायरस जनित रोग है, तो इसको भी आप विशेष तौर पर याद रखें। HIV का पूरा नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताना, देखें पूछा जाता है, इसको भी आप याद कर लेना। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, तो इसका आप याद कर लेना। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान हमेशा अधिकतम होगा, तो श्रेणी क्रम इसको याद कर लेना है। और समांतर क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग होता है, तो बैटरी चार्जर में दिष्ट धारा का प्रयोग होता है, DC का प्रयोग होता है। एक प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसको हम ऐसे कहते हैं, जो कि हमारे घरों में आती है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक के क्रोड में जो सामान्यतः किसका बना होता है, तो विद्युत चुंबक का जो क्रोड होता है वो कच्चे लोहे का बना होता है, पिटवा लोहे का बना होता है। फिर आपके 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ये कि विद्युत सेलों को परस्पर संयोजित करके जो सोलर पैनल बनाया जाता है, सौर पैनल, इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो उसमें चांदी का प्रयोग करते हैं, सिल्वर का। और सिल्वर का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो Ag होता है, आपको याद होना चाहिए। चांदी को अर्जेंटम कहते हैं लैटिन भाषा में, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो Ag होता है।
ना कि CH, ठीक है। चांदी का CH नहीं होता है, याद कर लेना है। इसी प्रकार से जो गोल्ड होता है सोना, उसका AU होता है, गोल्ड का AU होता है, याद होना चाहिए आपको। जैसे आपको सोडियम का जो नाम प्रतीक चिन्ह है वो सोडियम का पूछा जाता है, सोडियम का क्या होता है Na होता है, क्योंकि इसका लैटिन भाषा में नाम नेट्रियम होता है, इस कारण इसको Na लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो है वो किस में रखा जाता है, आप कमेंट करके बताना कि सोडियम को खुले में नहीं रखा जाता है, वायु में नहीं रखते खुले में, इसको किस में पैक करके रखा जाता है, फिर किसके डिब्बे में रखा जाता है, आप कमेंट करके इसका उत्तर बताना। अगर आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है तो आप जरूर इसका उत्तर बताएंगे। और 12वां प्रश्न आपके सामने ये है कि ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता बतानी। तो हमेशा याद रखना, ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। PDF आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हुए, खंड ब में अब तक हमने 30 प्रश्नों की चर्चा कर ली, ठीक है। 30 प्रश्न आपके तैयार हो गए। आप इसी प्रकार से एक मॉडल पेपर आप तैयार करना, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये जनवरी और फरवरी का ही महीना है आपके पास में, तो अभी से लग जाना आप इसमें, फिर बाद में पछताओगे कि समय नहीं मिला। चौथा प्रश्न, इसमें आपको 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण देने हैं। देखो इसमें एक तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को नाम लिख सकते हैं, Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 होता है। जिंक ऑक्साइड तो ZnO इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा, तो ये आपको इसमें लिख लेना है। ये दोनों है जो आपके उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। फिर 5वें में आपको इनके IUPAC नाम लिखने हैं, नामकरण करना है इनका। तो इनका नामकरण, ये तो है प्रोपिन का सूत्र है, CH3CH CH2 ये आपके प्रोपिन का सूत्र है, और ये CH3CHO ये आपको एथेनॉल का सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र है, एसिटाल्डिहाइड का, ठीक है। इसमें आपको ये याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग बताने हैं। तो एस्टर सिरका बनाने में और साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है एथेनोइक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़ा था? इसका कारण ये था कि मेंडलीफ ने पहले दृढ़तापूर्वक ये कुछ ऐसे तत्वों का अस्तित्व अनुमान किया था जो कि उस समय ज्ञात नहीं थे, तो उन्होंने पहले सोचा था कि ऐसे जो तत्व हैं उनकी खोज बाद में हो सकती है, इसलिए उन्होंने उनका जो स्थान है वो पहले से ही छोड़ दिया था। जाइलम और फ्लोएम का जो पदार्थों में के वहन में क्या अंतर है? तो जो जाइलम होता है वो पदार्थ जो वो मृदा से जो प्राप्त जल और खनिज लवण है उनका वहन करता है, ठीक है। जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के बाद में जो उसके उत्पाद होते हैं उनको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर आपके एक प्रश्न ये कि जनन किसे कहते हैं? तो ये कितने प्रकार का होता है? तो जनन इनकी रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ये जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसको जनन कहते हैं, ठीक है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, इसमें आपको एक तो अलैंगिक जनन का नाम लिखना है और एक आपको लैंगिक जनन का नाम लिखना है, जिसमें केवल एक ही भाग लेते हैं नर या मादा, तो वो तो आपके अलैंगिक होगा। जिस जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। फिर आपके ये अगला प्रश्न ये कि अमीबा में द्विविखंडन विधि का चित्र बनाना है। तो अमीबा में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीबा में के जनन की विधि लिखिए, तो आपके द्विविखंडन है, याद कर लेना है द्विविखंडन है। कैसे होता है इसका चित्र आप याद देख लें। तो ये आपके अमीबा का चित्र होता है, इस प्रकार से मात्र कोशिका होती है, वो फिर ये पादाब ये टूटते टूटते इस प्रकार से टूट जाते हैं और बाद में जो 2 पुत्री अमीबा कोशिकाओं में टूट जाता है। इस प्रकार से आपके अमीबा में द्विविखंडन होता है। आप ये चित्र बना के अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कि अगला प्रश्न ये कि लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? तो 2 बताना आपको। देखो लेंस की फोकस दूरी एक तो पदार्थ, लेंस का जो पदार्थ होता है उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। दूसरा जो लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ होते हैं उनकी वक्रता त्रिज्या जो R1 और R2 होती है उसके ऊपर भी निर्भर करती हैं। किस पे निर्भर करती है? तो लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है उसके ऊपर, और लेंस के जो दोनों वक्र पृष्ठ की जो दूरियां होती हैं वक्रता त्रिज्या R1 और R2 इन पे निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न 12वां है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से समायोजित करें या संयोजित करें कि इनका जो कुल प्रतिरोध है वो 1 ओम प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त करने के लिए देखो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इनको, तो श्रेणी क्रम में तो सीधा ही जोड़ते हैं, ये 2 और 3 5 और 6 11 ओम हो जाएगा, जबकि हमारे पास में 1 ओम चाहिए, तो श्रेणी क्रम में तो नहीं जोड़ेंगे। फिर कौन सा क्रम बचा? तो समांतर क्रम बचा। तो तीनों प्रतिरोधों को हम फिर एक ही बचा तो उसी में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका कुल प्रतिरोध 1 प्राप्त होगा। देख लेते हैं ये कैसे बने, 1 आएगा इसमें। तो ये होता है समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। इसमें R1 R2 और R3 का मान लिखेंगे।
R1 R2 R3, ये R1 2 है, R2 है 3 और R3 है 6। इनको हम यहाँ पे लघुत्तम लेके जोड़ करेंगे। तो देखो 2 3 और 6 का लघुत्तम 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, तो ये हमने लिखा ऊपर 3। फिर 2 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करें तो 2 लिखेंगे। 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करें तो 1 लिखेंगे। तो ये 3 2 1 ऊपर जोड़ करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 ओम आएगा। अब देखो 1/r बराबर 1 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा r बराबर 1 ओम, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, आपको याद कर लेना है। ओम का नियम भी आपको याद होना चाहिए। मैं धीरे धीरे आपको सभी याद करा दूंगा, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 13वां प्रश्न ये है कि वाहन में जो बैटरी होती है उसके 2 काम बताने हैं। तो बैटरी के क्या कार्य होते हैं, एक तो वाहन का जो गाड़ियाँ होती हैं उनके इंजन को चालू करने में काम आता है। पहला काम तो ये हो जाएगा कि वाहन के इंजन को चालू करने में काम आता है। फिर देखो बैटरी जो होती है वो विद्युत का देने का काम करती है, बिजली का काम करती है वाहनों में, जैसे गाड़ी की लाइट चलाना है, हॉर्न बजाना है, इनके लिए जो विद्युत काम में आती है वो बैटरी के द्वारा ही ली जाती है। तो ये बैटरी हॉर्न इनको बजाने में, बैटरी जो हॉर्न बजाने में इनके कार्य में मदद करती हैं और हेडलाइट चलाने में इनमें काम आता है। फिर दिष्ट धारा के 2 स्रोत बताने। तो दिष्ट धारा जिसको हम डीसी कहते हैं, ये समय के साथ में नियत समय तक चलते हैं ये। तो ये 50, ये शुष्क सेल होता है दिष्ट धारा का, और एक डायनेमो होता है। ये दोनों आपके डीसी के 2 स्रोत हैं। एक विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, लघुपतन का मतलब पूछ रहा है शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो जब फेज वाला तार जो होता है, ठीक है, विद्युन्मयन तार और न्यूट्रल तार जिसको हम उदासीन तार कहते हैं, ये दोनों तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। जब मिल जाते हैं फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाते हैं तो परिपथ जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघुपतित हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो जल जाता है और आगे जो विद्युत का प्रवाह बंद हो जाता है। फिर बाकी के जो फ्यूज के कारण बाकी के जो उपकरण है वो जलने से बच जाते हैं। अगर फ्यूज लगा हुआ है तो पहले फ्यूज जल जाएगा, आगे फिर ये जो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा तो बाकी के उपकरण बच जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्वों के आपको नाम बताने हैं। एक तो आपको यूरेनियम याद कर लेना है, एक आपको प्लूटोनियम याद कर लेना है। नाभिकीय ऊर्जा आपने राजस्थान में देखा होगा, रावतबाटा का नाम, जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है अपने राजस्थान में वो रावतबाटा में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, आपको याद होना चाहिए। राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतबाटा में है, जहाँ पर यूरेनियम से बिजली बनती है, वो हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। फिर आपके खंड स में ये आ जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम उपापचय या उपापचय क्रिया भी कहते हैं, या अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित होता है, दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, यानी कि दोनों साथ साथ होते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अपचयित होता है, तो उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको ये कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित करने पर जो अवक्षेप बनेगा वो किस रंग का बनेगा। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाएंगे तो अवक्षेप जो बनेगा वो पीले रंग का बनेगा, याद कर लेना है। और अवक्षेपी जो यौगिक होगा वो लेड आयोडाइड होगा, क्या होगा, वो लेड आयोडाइड बनेगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी। मानव में अवट्टू जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, अवट्टू ग्रंथि कह दो या थायराइड ग्रंथि कह दो, गले में होती है अंग्रेजी के एच आकार की, वो ही वाली। तो इससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताना है। तो इससे थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि, इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसका कार्य होता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इसके उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है, ताकि बुद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये गोइटर जिसको हम अवट्टू रोग कहते हैं, गेंगा रोग कहते हैं, गलगन रोग कहते हैं। गलगन नामक रोग होता है जिसमें व्यक्ति की या जो पीड़ित मरीज होता है इस रोग से उसकी गर्दन फूल जाती है, मतलब ये गला फूल जाता है, लटक जाता है, गांठें हो जाती हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ये गोइटर या फिर इसको अवट्टू रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अवट्टू रोग भी कहा जाता है। तो ऐसा आपको इसमें याद कर लेना है। फिर आपकी ये जीवाश्म किसे कहते हैं, कि जीवाश्म का आपको चित्र बनाना है। जीवाश्म किसे कहते हैं, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो क्या होता है, जीवाश्म पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो पहले जो जीवित रहने वाले अति प्राचीन जो सजीव थे वो उनके अवशेष जमीन के अंदर दबे हुए मिलते हैं, चट्टानों के नीचे मिल जाते हैं। तो उन अवशेषों को जब हम आज देखते हैं तो उनको जीवाश्म कहा जाता है। और जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। और ये आपके जीवाश्म का एक उदाहरण दे रखा है, जीवाश्म आकार स्वरूप की
जिसमें ओमोनाइट इसका उदाहरण है। तो जीवाश्म अकशेरुकी में आप जो ओमोनाइट का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20वां प्रश्न आपके ये पूछता है कि अभिनेत्र लेंस किसे कहते हैं। अभिनेत्र लेंस किसे कहते हैं? तो अभिनेत्र लेंस क्या होता है? ये रेशेदार जो जेलीवत पदार्थ का बना होता है। अच्छा, ये पूछा है किससे बना होता है? अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है ये पूछ रहा है। तो अभिनेत्र जो लेंस होता है वो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। जैसे जेली होती है वैसे इसका बना होता है अभिनेत्र लेंस। फिर दूसरा क्वेश्चन 20वें का ये है कि ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए और क्यों? आपको याद होना चाहिए कि ड्राइवर को रात के समय जब ये गाड़ी चलाएं तो ड्राइवर को रात्रि में मंद प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सामने से आने वाले वाहन होते हैं उनके ड्राइवर की आंखों में जो तेज प्रकाश नहीं पड़ेगा और उससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपके इसमें कि खंड द में आपको अथवा में मिलेगा। खंड द में आपको प्रश्न अथवा में मिलेंगे। इसमें आपके ये पूछा है कि जो इससे पहले आपके दो अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखना है। दो अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखना है जो अम्लीय वर्षा करते हैं, जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय ऑक्साइड कौन कौन से? एक तो आपके हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4 है। और एक हो जाएगा आपके नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम सोरेक अम्ल कहते हैं, HNO3। ठीक है, अम्लों का राजा ये गंधक का तेजाब कहते हैं इसको, H2SO4 को। ये दो प्रकार का होता है, तनु और सांद्र। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सांद्र H2SO4 और तनु H2SO4 ऐसा होता है इसमें। नाइट्रिक अम्ल को सोरेक अम्ल कहते हैं। जबकि जो HCl होता है इसको नमक का अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल कहते हैं। तो ये तो इसका उत्तर नहीं है, अपने को इन दोनों का नाम याद कर लेना है कि जो अम्ल वर्षा होती है इसके लिए दो जो अम्लीय वर्षा के कारण जो उत्तरदायी ऑक्साइड है अम्लीय, वो एक तो आपको H2SO4 याद कर लेना है, एक आपको नाइट्रिक अम्ल याद कर लेना है। ठीक है, दोनों याद कर लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एंटा एसिड क्या होता है, इसके उदाहरण बताएं। तो जैसा हमने ऊपर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान देखा था 10 होता है, वो एक एंटा एसिड है। एंटा एसिड क्या होता है कि एक ऐसा क्षारक होता है जो पेट की जो अम्लता होती है उसको अधिक मात्रा को उदासीन करने का काम करता है। जो पेट में जो एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, उसको दूर करने का काम ये एंटा एसिड करते हैं। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एक उदाहरण है। इसका pH मान लगभग 10 होता है, याद कर लेना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है। या फिर इसके अथवा में आपको एक सवाल दे रखा है, या एक और है इसमें, अम्लों का आपको अम्लीय गुणधर्म और क्षारकों का क्षारीय गुणधर्म किसके कारण होता है ये बताना है। तो जो अम्ल होता है उसके अम्लीय जो गुणधर्म होते हैं, अम्ल का जो विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, जो उसके कारण वो अम्लीय होता है। क्योंकि क्षारीय विलयन जो होता है उसमें हाइड्रोक्सिल जो आयन होता है OH ऋणायन, इसके कारण उसका गुणधर्म क्षारकीय होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न की। अथवा वाला प्रश्न है कि इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें मिलान कर लेते हैं। तो देखो, ये सिरका का नाम होता है एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये सिरका का रासायनिक सूत्र होता है। और दही को हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। दही इसमें एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। आपको पता होगा गांव में हम कहते हैं जावन डाल रहे, तो वो जावन जो होता है वो जीवाणु होता है। अपने मम्मी को देखा होगा या फिर दादी को देखा होगा, वो दूध को गर्म करते हुए ठंडा होने के बाद में उसमें थोड़ी सी छाछ डालते हैं या थोड़ा सा दही डालते हैं। तो वो छाछ या दही जो डालते हैं उसमें जीवाणु होते हैं। वो कौन से जीवाणु होते हैं? वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो उस दूध को दही में बदलने का काम करते हैं। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छी प्रकार से अपने आसपास के साइंस को देखना चाहिए। कई प्रकार के ऐसे जो प्रयोग हम आसपास में देखते हैं। नींबू जो होता है वो, नींबू मान लो, और संतरा, नींबू और संतरा दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। जबकि आंवला जो होता है, आंवला में विटामिन C सबसे ज़्यादा होता है, एस्कार्बिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और आपको पता है कि जो पथरी होती है अपने शरीर में, वो पथरी में ये ऑक्जेलिक एसिड ही होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि पालक और टमाटर की सब्जी साथ में नहीं बनाते हैं। पालक प्लस टमाटर की सब्जी साथ में बनाएंगे तो इससे पथरी बनने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, तो इसमें टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और पालक में, टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है और पालक में आयरन होता है। तो दोनों मिलकर एक कठोर पत्थर के निर्माण का कार्य करते हैं, जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड के कारण इसका साथ में सब्जी नहीं बनाई जाती है। लिटमस प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम? इसमें आपको बताना है कि लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम। तो लिटमस आपको याद होना चाहिए
ये थैलोफाइटा समूह का जो लाइकेन पादप होता है उससे बनाया जाता है। और ये लिटमस लिचेन के दो या लाइकेन के दो एक ही बात है। तो ये लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। श्वेत कपड़े पर जो सब्जी लग जाती है तो वो उसके दाग साबुन लगाने पर वह लाल भूरा हो जाता है, क्योंकि सब्जी में जो हल्दी होती है जो क्षारीय साबुन से बिक्रिया करके उसका रंग लाल भूरा कर देती है। तो ये इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पौधे वे होते हैं जो वे पौधे जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी यानी कि जल और CO2 के द्वारा अपना भोजन स्वयं खुद बनाते हैं, उनको हम स्वपोषी पादप कहते हैं। क्या होता है, ऐसे पादप जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको हम स्वपोषी पादप कहते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी आपके स्वपोषी उदाहरण हैं। फिर आपको उसमें पत्ती का अनुप्रस्थ काट का आपको चित्र बनाना है। ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। इसमें आपको हरित लवक, वायुकोश, द्वार कोशिका, मोमी क्यूटिकल, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, इस प्रकार से ये आपको अनुप्रस्थ काट का एक चित्र बना लेना है। अब हम देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा वाला क्वेश्चन ये है कि इससे पहले इसके साथ में है, मरुद्भिद पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अन्य पौधों की से किस प्रकार की भिन्न होती है, वो आपको समझाना है। तो जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अन्य पौधों की तुलना में किस प्रकार से भिन्न होती है वो समझाना है। तो जो मरुस्थल में पौधे होते हैं वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं, जबकि जो अन्य सामान्य पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही पूर्ण होती है। ये यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे वो रात में भी कार्य करते हैं। फिर आपको श्वसन की परिभाषा बतानी। तो श्वसन क्या होता है कि श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों का विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। और ये मानव श्वसन का जो नामांकित चित्र इस प्रकार से आपको बना लेना है। ये आपके नासाद्वार है, मुख गुहाएं, गर्सनी है, कंठ है, श्वास नली, उपास्थि वलय है, फुफ्फुस है, ये श्वसनी है, श्वसनिका है, कुपिका कोष और डायफ्राम, ये कुपिका, इस प्रकार से चित्र आपको बना लेना है। ये मानव का श्वसन तंत्र है। अगला ये है कि यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर मनुष्य के डायफ्राम में छेद कर देते हैं तो उसकी श्वसन क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो उसमें आपको ये याद करना है कि जब मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर देते हैं तो वो श्वास लेने की क्रिया को बंद कर देगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, श्वास की क्रिया बंद हो जाएगी। फिर आपके अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अंतिम प्रश्न ये, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर हम काम करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कि आपके 80 में से 80 नंबर साइंस में और मैथ्स में दोनों विषय में आप लेके आएँ। ऐसी तैयारी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है जब बिंब की स्थिति 2f पर हो। तो इसका चित्र इस प्रकार से बनाना है और उत्तल लेंस और अवतल लेंस का एक उपयोग और इसका अंतर बताना है। तो ये दोनों हम देख लेते हैं। तो ये दोनों हम यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। ये वाली रही कि ये उत्तल लेंस है, जब प्रकाश 2f1 पे है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो 2f2 पे बनेगा और इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। और इसका उपयोग बताना है तो आपको ये उत्तल लेंस का उपयोग एक तो आपके सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसके अलावा उत्तल लेंस का प्रयोग जो दूरदृष्टि से दोष को निवारण करने में जो चश्मा लगाया जाता है उसमें भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में काम लेते हैं और जो स्ट्रीट लैंप होता है उसमें भी अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। फिर आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, ये एक बिंदु पे मिलाता है, अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पे मिलाता है, ये उत्तल है। जबकि अवतल जो होता है, अवतल लेंस इस प्रकार से होता है, ये इनको बिखेरता है, इनकी किरणों को बिखेरता है, तो ये अपसारित करता है। इसमें बाहर की ओर ये जो उत्तल लेंस होता है वो बाहर की ओर गोलीय होते हैं, बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, अंदर की ओर वक्रित होते हैं ये वाला अवतल में। ये आप इसमें अंतर लिख सकते हैं। और फिर ये बिंब की स्थिति इनका दर्पण का बता रखा है। दर्पण के उपयोग बताने तो उत्तल दर्पण के उपयोग बताने तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो वाहन का जो पश्च दर्शन के लिए किया जाता है, साइड ग्लास जो होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। इसके अलावा आजकल ATM में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। अवतल दर्पण का उपयोग जो आँख के, कान के, नाक के और गले के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है।
तो ये आज आपका मॉडल पेपर 2 था। आगे के वीडियो भी हम बाकी के मॉडल पेपर देखेंगे संजीव के, एक्सेलेंट के, और भी आपको कोई सी भी बुक का आपको वर्क बुक आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि आपके 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की तैयारी यहाँ पे हम करवाएंगे, ताकि आप 80 में से 80 नंबर बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर मैं और भी PDF डालूंगा तो आप उसका व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये एक मॉडल पेपर था आपके लिए, इसी प्रकार से आगे के मॉडल पेपर भी हम सोल्व करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।